सुबह सुबह सभी मंदिरों में पूजा आराधना हो रहे थे। सुबह का टाइम था। मैंने अपना एक बैग लिया हुआ बस स्टॉप की तरफ निकल गई। मुझे अपने एकेडमी जाना था, इसलिए मैं स्टॉप पर पहुंचकर इंतजार कर रही थी। बस स्टॉप पर वहां एक पेड़ था। उस पेड़ के छाए में बस का इंतजार करने लगी। अचानक दो लोगों पर मेरी नज़र पड़ी। एक दूसरे को हल्के फुल्के धक्के देते हुए आगे चल निकले। मेरी नज़रों को इन दोनों से हटाना था कि अचानक रिक्शा पहुंच गया और मैं रिक्शा में सवार होकर उन दोनों के बारे में ही सोच रही थी। ऐसे किस्से तो रोज़ देखने को मिलते हैं, मगर मेरी सोच उनकी तरफ जाने की एक ही वजह थी, क्योंकि वे दो लोग थे। उनमें से एक लड़का और एक हिजड़ा लड़की थी। रिक्शे में बैठे 1 मिनट भी नहीं हुआ कि वही लोग सामने खड़े रिक्शे का इंतजार में थे और एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। दोनों को देखकर मैं समझ गया कि कोई समस्या जरूर चल रही है, लेकिन वह लड़के को रिक्शे के पीछे वाली सीट पर जगह नहीं मिली, तो वह मजबूरन एक ड्राइवर के साथ बैठ गया और हिजड़ा लड़की मेरे साथ बैठ गई। मैं बहुत गौर से दोनों को देख रही थी। हिजड़ा लड़की बेचारी के हाथ पर चोट लगी थी। चोट ताजी थी, देखकर लगता था आज का जख्म है, आज का नहीं बल्कि अभी का है। लड़का बार बार मुड़कर पीछे की तरफ देख रहा था, काफी गुस्से में था, मगर लोगों के सामने कुछ नहीं कह सकता था, बल्कि कुछ बोल भी नहीं सकता था। बस वे 2-3 मिनट के बाद हिजड़ा लड़का के मोबाइल पर कॉल आई। पर्स से मोबाइल निकालकर धीरे से कुछ शब्द बोलने के बाद फोन काटते हुए एक शब्द बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक तो मैं उन दोनों की लड़ाई से हैरान थी, मगर उससे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब हिजड़ा लड़की ने गाली के शब्द निकाले। समझ गई कि मैं भी एक हिजड़ा हूँ, मगर वह बात नहीं कर रही थी। शायद मुझे भी जमाने की इन बदबूदार कैरेक्टर वाले लोगों जैसा समझ रही थी, जिनके हाथों से वह लालच टपक रही थी। मगर उसने तो बात नहीं की, मगर मैं बात करने की कोशिश कर रही थी उस हिजड़ा लड़की से, और बदकिस्मती से कि मैं खुद भी एक हिजड़ा थी। मुझे पता था कि ये जमाने वाले हिजड़ा को कितनी घटिया निगाहों से देखते हैं और इनकी गलियों के नीचे दिन गुजारना पड़ता है, मगर हम दोनों के एक दूसरे की पहचान की। उसके बाद मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा बताइए, आप उस लड़के के साथ क्यों झगड़ा कर रही थी? कहने लगी, क्या बताऊं, लंबी स्टोरी है। जब उसने ये बात कही कि लंबी स्टोरी है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने फिर उससे पूछने की कोशिश की। कहने लगी, सबसे पहले मेरी बदकिस्मती जो मैं एक हिजड़ा पैदा हुई, और उसके बाद दूसरी बदकिस्मती के एक ऐसे मोहल्ले में मेरी पैदाइश हुई जहां मुझे मुश्किल से कुछ ही लोग इंसान समझते हैं, और मेरी तीसरी बदकिस्मती कि मुझे बचपन से ही बेघर किया गया था। अच्छा क्यों? आखिर क्यों तुम्हें बेघर किया गया था? वजह क्या है? कहने लगी, वजह यही है कि मैं एक हिजड़ा हूँ और हिजड़ों को तब घर में रहने देते हैं जब उन्हें इंसान समझेंगे। अब तक तो हमें कोई इंसान ही नहीं समझता, तो घर में क्या रखे देंगे? मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है घर में मेरी किसी के सामने इज्जत नहीं थी। मेरे सारे बहन भाई मुझसे अलग थलग थे और जो भी चाहते वे मेरे साथ कर सकते थे, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी उन लोगों को कुछ बोलने की। मैं बाकी बहन भाइयों की तरह अपने कपड़ों को अलमारी में नहीं रख सकती थी, बल्कि मेरे कपड़ों को एक फटी पुरानी चादर में बांधकर घर के कोने में रख देती थी। खैर, मैं एक दर्द को बर्दाश्त करती रही। मैं जानती थी कि वक्त हमेशा रुकता नहीं है, वक्त बदलता है, और वह मजबूर थी, क्योंकि जब मैं घर से निकलती थी तो मोहल्ले वाले लोगों की आवाज़ें मेरे कानों तक बहुत गंदी तरह से आती थी। देखो वह जा रही है, गलियों के शब्द निकलते थे मेरे कानों को चीरते हुए। मुझे बहुत तकलीफ होती थी उस आवाज़ से। मुझे घर से निकलने ही नहीं देंगे। यूं ही वक्त गुजरता रहा। अब मुझसे तंग और परेशान हो गई, और एक दिन सब ने राय करके मुझे घर से घसीट कर निकाल दिया। सुबह 8 बजने को थे जब मुझे घर से निकाला गया। एक तो माँ जैसे नाम से मेरे ऊपर से साया उठ गया था, क्योंकि मेरी माँ पैदा करके इस दुनिया से चल बसी थी और पापा बाहर विदेश में चले गए थे। जब मैं घर से निकाली गई तो मेरे हाथ में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े दिए गए। ना मेरी आवाज़ और ना मेरी चीज़ें मेरे काम आए। मुझे दिल में सबसे ज़्यादा एक चीज़ की अफसोस हो रही थी कि मेरी माँ इस दुनिया में होती तो मुझे बेघर करने नहीं देती थी। आँखों से आंसू की समुंदर बह रहे थे, पर
पन्नी में 2 जोड़ी कपड़े हाथों में लिए मोहल्ले से निकल आई। मैं अब बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके साथ रहूं। लेकिन उस वक्त तो मैं मोहल्ले से निकल ही गई थी, मगर मुझे आना ज़रूर यहीं था। घर से थोड़ी ही दूर पर एक मार्केट था। मैं मार्केट चली गई। वहाँ मोहल्ले का एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैं अपने लड़खड़ाते हुए कदमों को बढ़ाते हुए पहुँची। अंकल नमस्ते। लता तुम कैसे हो, सब ठीक तो है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ। कहाँ से आ रही हो? अंकल ने सवाल किया और मैंने सारा अपना किस्सा सुना दिया। अंकल बहुत अफसोस में उठकर गए। वहाँ से अंकल जी कहाँ जा रहे हो? तुम बैठो, मैं यूँ गया और यूँ आया। 5 मिनट बाद जब अंकल वापस आ रहे थे तो दोनों हाथों में 2 गिलास लेकर आ रहे थे। अपने लिए सेब और मेरे लिए अनार का जूस। दोनों गिलास टेबल पर रखते हुए कहने लगे, आपके लिए एक अच्छा राय है मेरे पास। जी अंकल, मैं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा तो बेटी, अगर तुम्हें घर से निकाली गई हो तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर तो नहीं ले जा सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। गली नंबर 5 में एक मकान खाली है। वे 2 कमरे और रसोई और बाथरूम वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। बिजली, गैस, पानी, सब चीज़ें आपको सारी सुविधा पर वहाँ पर मिलेंगी। किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। वह कुछ कहने हैं वाली थी कि रिक्शा वाला बरस पड़ा। कब से स्टॉप पर पहुँच गए हो? तुम दोनों उतरोगे या नहीं? हम दोनों रिक्शे से उतर गए। मैंने उसे किराया देने से मना किया। मैं खुद किराया दी। अभी मैं स्टॉप पेड़ के नीचे दोनों खड़े थे, एक दूसरे के मुंह तक रहे थे। मैंने बातें करना शुरू किया। तुम कहाँ जा रही हो? अभी मैं जा रही हूँ किसी दोस्त से मिलने, वहाँ कुछ काम निपटाने हैं। अच्छा तो आप एक काम करो, मेरे साथ आओ। रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में, वहाँ चाय पीते हैं। वहाँ चाय बहुत अच्छा मिलता है और चाय पीते पीते मैं तुम्हारी स्टोरी भी सुनती रहूँगी। ठीक है, पर मैं हैरान हूँ, तुम इस ज़माने में होते हुए भी किस हिजड़े के साथ बैठने को अच्छा समझते हो? जी मैं तो अच्छा समझती हूँ। अगर तुम ना समझ रही हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं चली जाती हूँ। हिजड़ा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने वैसे जमाने वालों के हिसाब से बोला था। अच्छा तो चलो। जी चले। फुटपाथ पर चढ़कर दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए और मैं एक बार फिर से स्टोरी की तरफ चली गई। अच्छा तो बताइए, वह मकान का क्या हुआ जिसके बारे में अंकल ने आपको बताया? दीदी, वह अंकल ने इस इंसानियत के नाते मकान मुझे दे दी। अच्छा, फ्री में नहीं है। उसने कहा, ये पहला महीना है, फ्री गुजार लो और अगले महीने में कोई काम धंधा करके मुझे दे देना 1000 रुपया किराए का। मैं राजी हो गई और मकान की चाबी मांगी। अंकल गिलास से आखिरी घूंट लेने के बाद जेब से एक छोटी सी रुमाल निकालकर मुंह साफ करते हुए कहने लगे, तुम तब तक इधर ही रहो जब तक मैं घर से चाबी लेकर आऊं। ठीक है अंकल, मैं इधर ही हूँ। मैं वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी कि एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था, भीख मांगने आया। उसने भगवान का नाम लेकर हाथ आगे बढ़ाया तो मुझे तरस आया कि कोई हाथ अगर किसी की तरफ बढ़ाता है तो कई उम्मीदों के साथ बढ़ाता है, और अगर कोई हाथ भगवान का नाम लेकर बढ़ाए तो उसे कभी खाली हाथ मत लौटाओ। मैंने अपने पर्स से 5 रुपये का सिक्का लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और मैं कहने लगी, बस मेरे लिए तू भगवान से प्रार्थना कर, मेरे बहुत सारे मुश्किल हैं, वह कम हो जाएं। कहने लगा, ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे यकीन है मेरा भगवान किसी को मुश्किल में नहीं छोड़ता। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ते आसान कर देगा। उस छोटे बच्चे की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे कि यह भी जुल्म का सताया हुआ है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अंकल पहुंच गए और साथ में घर की चाबी भी लेकर आए। बच्ची, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, घर सफाई करना है, क्योंकि मैं पूरे 1 साल से घर की तरफ नहीं गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ होगा। मैं मदद करने तुम्हारे साथ आता हूँ। ठीक है अंकल, आ जाइए, गली नंबर 5 है। और अंकल ने मकान खोल दिया। ये बात पूरा होने को था मगर हम स्टेशन वाले होटल पर पहुँच गए। मैं अपने हाथ से कुर्सी को साफ करके बैठ गई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कहने लगी, नहीं, मैं आपके पास ही बैठती हूँ क्योंकि यह टेबल की चौड़ाई ज़्यादा है। अगर मैं सामने बैठ जाऊँगी तो मुझे बात करते वक्त ज़ोर से बात करनी होगी और मुझे ज़ोर से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए अगर आप चाहिए तो मैं आपके पास ही बैठती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। इतने में होटल वाला भी पहुँच गया। जी मैडम, क्या लेना पसंद करेंगी?
जी भाई, 2 कप चाय और 2 नमकीन बिस्कुट ले आए। स्टेशन पर ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं थी, क्योंकि रेल को 1 घंटा बाद स्टेशन पर आना था। थोड़े ही लोग थे स्टेशन में। लोगों को बहुत गौर से देख रही थी। गौर से देखने की वजह ये थी कि लोग वहाँ इस तरह नहीं देखते हैं जैसे कि स्टेशन के बाहर दिखते हैं। जो लोग माँ बाप को छोड़ करके रो रहे थे, तो कुछ लोग माँ बाप से मिलकर खुश हो रहे थे। कुछ लोग यार की जुदाई से टूट रहे थे, तो कुछ लोग यारों से मिलकर खुश हो रहे थे। वहाँ कुछ लोग लाल वर्दी में थे, जिनकी वर्दियाँ धूप में सड़क पर पीली हो चुकी थी। मुझे किसी मंदिर के पुजारी लग रहे थे, तो कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, मस्जिदों में जा रहे थे। कहीं कुछ लोग खाकी वर्दी में थे, अपने फ़र्ज को अंजाम दे रहे थे, तो कहीं कुछ लोग सारी दुनिया से अलग थलग बैठे थे। बड़ा अजीब मंजर था। धड़ धड़ आहट की, हर कोई अपने काम में लगा हुआ था। काफ़ी लंबी चुप्पी के बाद हिजड़ा बहन ने गिलास में पानी डालकर गिलास को मेरे सामने रखते हुए, मैडम पानी पी लीजिए। जी पी लेती हूँ। 2 घूंट पानी पीने के बाद मैंने अपने बचे हुए पानी कुर्सी के नीचे लगे हुए पौधे के नीचे डाल दिया और फिर गिलास को पानी से भरकर हिजड़ा बहन के सामने रख दिया। मैडम, तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं पानी खुद भी पी लेती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तो बताइए, मकान का क्या हुआ? जी, तो मैं और अंकल दोनों को मिलकर बहुत खुशी खुशी मकान की सफाई की और अंकल ने 1000 के नोट मुझे पकड़ा कर निकल गए और कहने लगे, अगर कोई दरवाजे पर आए तब तक दरवाज़ा को मत खोलना जब तक कि वह अपना बारे में ना बताए। ठीक है अंकल, भगवान आपको खुश रखे। अंकल के साथ 2 घंटे बात बहुत खुशी से, मगर बात सिर्फ मैं जानती थी कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। दोपहर खाना खाने के लिए पास के होटल पर रोटियां, थोड़ा सा दाल लेकर घर आई। खाना खाने के बाद एक ही दिमाग में बात चल रही थी, मैं लोगों के सामने झोली फैलाऊंगी और लोगों से भीख मांगूंगी। यह फैसला मैंने तब किया जब मुझे सब कामों से नाउम्मीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ लोग जॉब कर सकते हैं जिन लोगों का अच्छा जान पहचान हो, मगर मैं इस बदकिस्मती से भी पीछे थी। सिर्फ मैं नहीं, बल्कि मुझ जैसे हजारों लोग मेरे जैसे हैं। और वहाँ 3-4 जगह पर कंपनियों में भी जॉब के लिए ट्राई की, मगर नहीं मिल सका। खाना खाने के बाद घर को ताला लगाकर मार्केट चली गई। मार्केट से एक मेकअप का डब्बा लिया और घर आकर मेकअप करके इलाके से दूर दूर शहरों में झोली फैलाना शुरू किया। कि उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मैंने लोगों के सामने झोली फैलाना शुरू कर दी थी। दूसरे शहर में जाने की वजह ये थी, वहाँ पर मुझे कोई न पहचान सके मैं कौन हूँ। जब मैंने लोगों के सामने झोली फैलाई तो कुछ लोग 5 के सिक्के हाथ पर रख कर 1000 दुआओं के भीख मांगते, तो कुछ लोग सैकड़ों नोट रखकर चुप चल देते, तो कहीं कुछ लोग नशा भरे निगाहों से मुझे नोच लेते थे। कुछ लोग कुछ सिक्कों के बदले मेरे जिस्म को नोचना चाहते थे। यूं ही सूरज डूबता गया। मैं भीख मांगते मांगते घर से करीब आ चुकी थी। बहुत प्यास लगी थी मुझे। वहाँ सड़क के किनारे एक गन्ने का रस निचोड़ने वाला था, उससे 1 गिलास रस लेकर पिया। जब गिलास रख रही थी तो अचानक उस बच्चे पर नज़र पड़ी। दिल ने चाहा उस लड़के से उसके बारे में सुनूं। यहाँ वो बच्चे वही भीख मांगने वाला था जिससे पहले ही भी एक दफ़ा मिल चुकी थी। जी दीदी, क्या मुझे गन्ने के रस पिला रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले बताओ मुझे, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और तुम्हें किसने भीख मांगने भेजा है? दीदी, आप मुझे गन्ने का रस पिलाओगे? तो मैं बताता हूँ, वरना नहीं बताऊँगा। भाई हाँ, क्यों नहीं। दीदी, मेरे माँ बाप स्वर्ग सुधार गए और मैं अपने चाचा के घर रहता हूँ। चाचा मुझे कहते हैं खाना बाहर खाओ, घर में सिर्फ सोने के लिए आया करो, तो इसलिए मैं भीख मांगने पर मजबूर हूँ। अच्छा तो ये माजरा है। हाँ तो एक काम करो, आज से मेरे साथ रहो, ठीक है? तुम भीख नहीं मांगोगे, तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, ठीक है? आज से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है? दीदी, मैं बिल्कुल आपके साथ रहूँगा। हाँ अच्छा, क्या तुम्हारे चाचू तुम्हें नहीं ढूंढ लेंगे? नहीं नहीं दीदी, मैं 1 हफ्ते से सड़क के किनारे भटक रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई पूछने तक नहीं आया कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। बस वह पहले इंसान तुम हो जो मुझसे पूछ रही हो। फिर ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अच्छा, अपना नाम बताओ। जी दीदी, मेरा नाम सुनील है। आपका? जी मेरा नाम रिंकी है। मुझे ये नाम पसंद नहीं है। यहाँ कहानी सुनने के बाद
कहने लगी, दीदी आप चाय तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ओह हो सॉरी, चाय कब लिया मुझे पता ही नहीं लगा। ठंडी चाय को एक घूंट में मैंने पी लिया और बिस्कुट ऐसा ही प्लेट में पड़ा रहा। जी तो आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। माफ़ कीजिए, लगता है कि आज आपका टाइम वेस्ट किया। मैंने नहीं दीदी, कोई बात नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुम ऐसे आदमी हो जो इतने गौर से मुझे सुन रहे हो। जी तो वह लड़का पहले दिन से ही मेरे साथ रहने लगा और मैंने उसे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। मैं उसे एक कामयाब आदमी देखना चाहती थी, मगर बदकिस्मती 7 क्लास पढ़कर स्कूल छोड़ दिया उसने और उसके बाद 2 साल मेरी नज़रों से गायब हो गया। फिर 2 साल बाद वापस आया और मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है कि वह कहाँ गया और कहाँ से आया। जब वापस आया तो नशे में डूबा था। जब भी उसे पैसे देती तो वह नशे में खर्च कर देता और मेरे साथ रोज़ाना लड़ता रहता। और आज भी मुझे बीच सड़क पर लोगों के सामने घसीटा है पैसे के लिए। आज मैं परेशान हूँ। अगर सिर्फ पैसे मांगता तो मैं उसके लिए कहीं से भी पैसे लेकर आती, मगर बदकिस्मती से वह भी कह रहा है कि तुम एक हिजड़ा हो और ये घर मेरा है, इस घर से निकलो। स्टोरी सुनने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चल निकले। जब मैं अगले दिन अखबार खरीदने अखबार वाले के पास गई तो सब न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पर सुर्खियों में कुछ लिखा था कि दूसरी दफ़ा घर से निकालने पर हिजड़ा ने की खुदकुशी कर ली। यह भी भगवान ने दिए हुए इंसान ही तो हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।